नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, दोनों ही राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुकी है नेताओं की बयानबाजी, जिसमें हर कोई अपनी जीत का दावा ही ठोक रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन सीटों पर जनता की क्या राय है। वहीं सवाल यह भी कि उपचुनाव में कौन से मुद्दे जनता को प्रभावित करेंगे और किन मुद्दों को लेकर सियासतदान जनता के बीच में जाएंगे। आज के इस स्पेशल शो में करेंगे उपचुनाव से जुड़े हर एक एंगल पर बात। तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काड़ा मुंडा करके। आश्वस्त हैं, पूरी मेहनत करेंगे और जब खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं। कांग्रेस तो ताल हमेशा ठोकती है, लोकसभा में भी ठोकी, विधानसभा में भी ठोकी, आखिरी में वो ईवीएम गोबर ठीकरा फोड़ती है। तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव कई मायनों में खास है। एक तरफ ये सीट जहां बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार इस सीट पर जीत का दावा ठोक रही है और इसके पीछे कई तरह के कारण भी बताए जा रहे हैं। क्या वो कारण है और इस सीट पर है किस पार्टी की लहर, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आश्वस्त हैं, पूरी मेहनत करेंगे और जब खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं। कांग्रेस तो ताल हमेशा ठोकती है, लोकसभा में भी ठोकी, विधानसभा में भी ठोकी, आखिरी में वो ईवीएम गोबर ठीकरा फोड़ती है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। मंगलवार को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा अलग अलग राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। आयोग ने छत्तीसगढ़ की खाली पड़ी सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी और इस घोषणा के साथ ही शुरू हो गया नेताओं की ओर से जीत के दावे का दौर। अपनी ओर से मतदाताओं के बीच में और कांग्रेस के साथियों के बीच में जाके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, दावेदारी को सुदृढ़ करने के लिए लगे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हम आश्वस्त हैं, पूरी मेहनत करेंगे और जब खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं। कांग्रेस तो ताल हमेशा ठोकती है, लोकसभा में भी ठोकी, विधानसभा में भी ठोकी और आखिरी में वो ईवीएम गोबर ठीकरा फोड़ती है। तो अभी ताल ठोके, आखिरी में तो इनको किसी गोबर ठीकरा फोड़ना रहता है। एक तरफ जीत के दावे देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं की जानकारी साझा की। साथ ही चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी किस तरह रहने वाली है, उससे भी बताया। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,70,936। इसमें 1,33,713 पुरुष है और 1,37,171 महिला मतदाता है। एक तरफ चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को डीए का तोहफा दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं, 50% उनको डीए मिलेगा। अभी अब सामने यहाँ का रायपुर दक्षिण का उपचुनाव है, नगरीय निकायों के चुनाव है, पंचायतों चुनाव है। शायद उसको पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय और इस उपचुनाव को देखते हुए ही सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए ये अभी इसकी घोषणा किया हमने। तो सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अब इस सीट पर कांग्रेस फिलहाल जीत की हुंकार भर रही है। देखना होगा कि कांग्रेस का ये दावा कितना खरा साबित होता है। क्या वाकई जनता के मन में रोष है या फिर इन सब के विपरीत रायपुर दक्षिण पर एक बार फिर
कमल ही खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको रायपुर दक्षिण सीट का सियासी गणित बता देते हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है रायपुर दक्षिण सीट को, और रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लगातार 8 बार बृजमोहन अग्रवाल ने यहां पर जीत हासिल की। 2018 में कांग्रेस को 17,496 वोटों से हराया था। 2023 में बीजेपी ने यहां पर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं सीट पर बीजेपी की ओर से किन नामों पर चर्चा की जा रही है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, चलिए वो आपको बता देते हैं। इस सीट के लिए सुनील सोनी के नाम पर चर्चा है, जो कि पूर्व सांसद हैं। वहीं बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही केदार गुप्ता, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन के नाम की भी चर्चा है। और तो और नगर निगम रायपुर की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नाम की भी चर्चा है। इसके साथ ही बीजेपी पार्षद के नाम को लेकर के भी चर्चा इस दौरान की जा रही है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के लगातार रायपुर दक्षिण सीट पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस सीट को लेकर के दावे कर रही है, आखिरकार किसके दावे में यहां पर दम देखने को मिलता है और किसके दावे पर जनता भरोसा करती है, वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से दम भरा जा रहा है कि आखिरकार वो इस बार इस सीट पर जीत हासिल करने वाली है। लेकिन जिस तरह से रायपुर दक्षिण सीट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है और बृजमोहन अग्रवाल लगातार यहां से जीत कर आते हुए नजर आए हैं। वो अब कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो 2023 में बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ जीत हासिल कर चुकी है और ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है। तो प्रमोद दुबे कांग्रेस से, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के चर्चा सामने आ रही है। इसी के साथ ही कन्हैया अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है, आकाश शर्मा का नाम सामने आ रहा है और इसी के साथ ही हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई हैं जिनको लेकर के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी के गढ़ में क्या कांग्रेस सेंध लगा पाएगी, ये एक सवाल उठ रहा है। रायपुर दक्षिण की जंग कितनी मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि रायपुर दक्षिण का जो रण है वो आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस दावा जरूर कर रही है, बीजेपी के लिए उम्मीदवार चुनना क्या यहां पर आसान है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जीत हासिल करी थी यहां से बृजमोहन अग्रवाल ने, क्या उस तरह की जीत यहां पर कोई और प्रत्याशी दर्ज कर पाएगा, यह भी एक सवाल उठ रहा है। और हमारे साथ सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जो ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी और जिस नाम को लेकर के यहां पर माना जाता था कि वहां पर उनका वर्चस्व चलता है, हालांकि क्या अब उस तरह का कोई प्रत्याशी बीजेपी को मिलेगा और अगर मिलता है तो वो कौन से नाम हो सकते हैं? और जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो जीत हासिल करने वाली है, उनके दावों में कितनी मजबूती दिखाई देती है? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है। एक चर्चा ये भी छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में सालों से रही है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट के साथ साथ बृजमोहन अग्रवाल, जो वहां से लगातार विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी एक तरह से परंपरागत सीट भी रही है। लेकिन अब बृजमोहन अग्रवाल वहां से विधायक नहीं है। जून के महीने में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपनी विधायकी से, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव जीत के बड़े मार्जिन से सांसद बन गए थे। तो अब विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो अब क्या बृजमोहन अग्रवाल का विकल्प ढूंढ पाती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का चेहरा एक लोकप्रिय चेहरा रहा है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी उस मुताबिक के चेहरे को वहां से, या उसके आसपास के मुताबिक के चेहरे को वहां से प्रत्याशी बनाने जा रही है? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्या अनुभवी किसी चेहरे को वहां से टिकट देने जा रही है, या किसी फ्रेशर को, राजनीति में हो लेकिन जो विधानसभा का चुनाव न लड़ा हो? अभी मंथन इसी बात को लेकर है, क्योंकि जो नाम भेजे गए हैं हाईकमान को, जो पता चल पाया है सूत्रों से 5 नामों का पैनल पता चल पाया है कि भेजा गया है, उसमें नए भी चेहरे हैं और पुराने भी चेहरे हैं। पुराने मतलब सुनील सोनी, जो सांसद रायपुर के रहे हैं, 2 बार मेयर रहे हैं,
उनका नाम, इसके अलावा केदार गुप्ता जो प्रवक्ता हैं उनका नाम, संजय श्रीवास्तव, और इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम कहें तो ये भी कहा जा रहा है तो ये ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अब मोहर किस नाम पर लगती है ये तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश। और वहीं अब बात मध्य प्रदेश की, जहां विजयपुर और बुधनी 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन सीटों पर चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही बड़े बड़े जीत के दावे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन जीतेगा इस उपचुनाव का दंगल और क्या कहता है सीटों का समीकरण, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके। तो सुना आपने, यह है कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का बयान, जो कि विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इस कदर कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं जीतने पर अपना ही मुंह काला कराने की बात कह रहे हैं। और ये समझ लूंगा, इस बयान के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि एमपी में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं की जुबान से दावों की मानो झड़ी लग गई हो। और ये समझ लूंगा कि आपका जुआ चुका है। उस पार्टी को जो झूठे वायदों पर आकर के, चाहे वो महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, इन सब झूठे वायदों पर आकर के सरकार बना ली, लेकिन इन वायदों की पूर्ति नहीं करी है। अब समय आ गया है कि आप वोट के माध्यम से इन पार्टियों को, इनके प्रत्याशियों को सबक सिखाएं। कांग्रेस की तैयारी पहले से ही पूर्ण है और हमारा संगठन निरंतर इन सीटों पर काम कर रहा है और चुनाव के परिणाम हमें उम्मीद है बहुत अच्छे आएंगे। जब भी घोषणा होगी आप भी देखेंगे, कांग्रेस निश्चित ही जीत करके आएगी। सारे प्रत्याशियों के बाकी सब चीज़ों को विचार करते हुए और जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ, इन सब पर विचार करते हुए दोनों सीटों पर जो संभावित साथी हो सकते हैं उनके नाम यहाँ की समिति ने सुझाए हैं, केंद्र को भेज दिए। अब केंद्र की जो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उसमें निर्णय होकर के हमारे सामने प्रत्याशी घोषित होंगे और जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी शक्ति लगा करके भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को वापस हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिलेगा। एक तरफ चुनावी जीत और हार की बात की जा रही है, दूसरी ओर अब डीए को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। चुनावी गर्माहट के बीच उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाने की मांग की। केंद्र ने जो महंगाई भत्ता लागू किया है 4% का, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। उनकी मांग है कि इस 4% का लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलना चाहिए और इसके लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी को ये पत्र लिख के उनकी छोटी सी मांग को पहुंचाया है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही आदेश जारी करेंगे। एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज है तो वहीं आज एमपी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव को लेकर जानकारी साझा की। 18 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे, इसी दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। जो संवीक्षा है, जो स्क्रूटनी है वो 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की तिथि 30 अक्टूबर है। मतदान की तारीख 13 नवंबर है और मतगणना 23 नवंबर 2024 को होगी। उपचुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए कमेटी तैयार कर ली है जो प्रत्याशियों का चयन करेगी, तो बीजेपी की तरफ से विजयपुर सीट से रामनिवास रावत का नाम फाइनल माना जा रहा है। वहीं बुधनी सीट पर बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जीत के लिए नेताओं के बड़े बड़े दावे हैं, तो वहीं इस बीच उठते कई तरह के सवाल, और सवाल ये कि उपचुनाव किसके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। विजयपुर में कौन कितना ताकतवर बनकर उभरेगा, क्या रामनिवास रावत की वापसी होगी और बुधनी में किस पार्टी का राज होगा, और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या है, क्या वो कमाल कर पाएगा। ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भोपाल से राहुल राठौर जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दोनों सीटें जिनको लेकर के अब पार्टियां दम भर रही हैं, एक तरफ जिस तरह से हम बात करें बुधनी सीट को लेकर के, यहां पर भी चर्चाएं चल रही हैं
कि आखिरकार कौन यहां पर प्रत्याशी होगा। वहीं दूसरी तरफ विजयपुर को लेकर के अब एक नाम तो साफ है, लेकिन दूसरा नाम कांग्रेस की तरफ से कौन सा होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ राहुल सिंह राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, एक तरफ बुधनी सीट है और दूसरी तरफ है विजयपुर की सीट। विजयपुर में बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि रामनिवास रावत उन्हें जीत दिलाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है दोनों सीटों को लेकर के। लेकिन फिलहाल के लिए अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो वो क्या कुछ कह रहे हैं? कीर्ति, देखिए चुनावी बिगुल बज चुका है और अब जो है दोनों ही पार्टियां लाख दावे कर रही है कि उनकी जीत तय है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जीतेगा कौन। लेकिन देखिए बीजेपी की स्थिति अगर देखें तो वो स्पष्ट नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की देखिए बुधनी सीट की अगर बात करें तो 5 नामों का पैनल बनाकर केंद्र को भेज दिया गया है, लेकिन जो है जल्द ही अब दावा किया जा रहा है कि एक ऐसे चेहरे को उतारा जा सकता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर इसलिए असमंजस में पड़ी हुई है क्योंकि यहां से या तो युवा चेहरा उतारा जाएगा या फिर देखिए किसी वरिष्ठ नेता को उतारा जाएगा। रमाकांत भार्गव का नाम इसमें टॉप पर देखा जा रहा है, पूर्व सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा कोई युवा चेहरा सामने हो सकता है। लेकिन विजयपुर की तो स्थिति स्पष्ट है। विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी रामनिवास रावत का नाम लगभग तय है, क्योंकि उन्हें तो पहले ही वन मंत्री बना दिया गया है, अब सिर्फ उन्हें चुनाव लड़ाना है। अब ऐसे में कांग्रेस देखिए लगातार जो है बूथ स्तर तक अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। कांग्रेस ने तो बुधनी में टिफिन पार्टी भी की। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि नामों का ऐलान कब तक होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और आप